नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखते हैं हमारा जो अगले टॉपिक में दिया गया है, हमारा जो सिलेबस में जो दिया है उसको हम देखें। क्या हमारा दिया है कि परामर्श में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं होती है, जो एजेंसियां होती हैं, क्या होता है उससे हमारे पेपर में प्रश्न पूछता है। जैसे डायट हो गया, जिला चिकित्सालय हो गए इत्यादि के बारे में मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जो चीजें दी गई है उसके बारे में भी क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे, अध्ययन करेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं, एक एक करके उसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो हमारा क्या है, आज परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं या फिर विभाग जो चीजें हैं उसको देखेंगे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया है परामर्श में सहायक देने वाले विभाग संस्थाएं। पहला है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। पहला क्या है साथियों, मनोविज्ञान शाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को पढ़ना। हम लोग क्या दिया है, इलाहाबाद मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर इलाहाबाद में सन 1947 में की गई थी। तो कब की गई थी अगर बात करेंगे साथियों, कब मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश जो शाला है उसकी स्थापना कब हुई थी और किस समिति पर, तो आचार्य नरेंद्र समिति पर। और कब हुई थी, 1947 में ये की गई थी। आगे वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में एक विशिष्ट संस्था है। आगे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश संस्था का अध्यक्ष पदेन निदेशक कहलाता है। जो उसका अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है, आपका पदेन निदेशक कहलाता है। इसमें वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक के पद भी क्या रहते हैं, इसमें सृजित रहते हैं, मतलब दिए गए रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा, आगे इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करने हेतु, मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण देना तथा छात्रों को व्यवसायिक व व्यक्तिगत निर्देशन प्राप्त करना। इसका यही क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है इसका, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसमें दोनों चीजें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों को लेकर इसमें बातें कही जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कार्य दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला है निर्देशन। निर्देशन में क्या आता है, जैसे शैक्षिक, राष्ट्रीय इत्यादि प्रकार के निर्देशन इसमें आते हैं, सामाजिक, ये सब चीजें शामिल होती हैं। दूसरा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है, निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयार हो सके, इसके लिए मनोविज्ञान शाला में एक सत्रीय कोर्स प्रशिक्षण दिया जाता है। इसे डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा सेवाकालीन प्रशिक्षण। तीसरा हमारा दिया है सेवाकालीन प्रशिक्षण। क्या होता है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संस्था द्वारा 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होता है इसके द्वारा क्या होता है साथियों, कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं उनके द्वारा इस संस्था द्वारा क्या होता है, 1 सप्ताह का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा इसी में समय समय पर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों, प्रवक्ताओं आदि को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला हमारा इसी में चौथा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। यह संस्था राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजन एवं संचालन में प्रादेशिक स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। किस एजेंसी के रूप में, तो नोडल एजेंसी के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा इत्यादि आयोजित किए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा है पांचवा, शोध कार्य या परियोजना। शोध कार्य या परियोजना। मनोविज्ञान शाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण, अनुशीलन तथा मानवीकरण का कार्य करती है। जैसे थीमेटिक एयरसेप्शन टेस्ट, जैसे टीएटी का नाम दिया जाता है, का भारतीय स्थिति में अनुकूलन किया गया है। कुछ विदेशी अशाब्दिक परीक्षणों के मानक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो थर्मल अप्रिसिएशन टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, इन सब चीजों को अशाब्दिक परीक्षणों के मानक इसके द्वारा क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं, मनोविज्ञान शाला में तैयार किए जाते हैं। अगला है अनुवर्ती कार्य छात्रों को सामूहिक तथा, अनुवर्ती कार्य छात्रों को सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्देश का अनुवर्ती अध्ययन भी क्या होता है, इसके माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हमारा, अगला हमारा दिया है मंडली मनोविज्ञान केंद्र। दूसरा हमारा साथियों मंडली मनोविज्ञान केंद्र। इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपनी सेवाओं के विस्तार करने एवं उन्हें सर्वसुलभ बनाने हेतु मंडल स्तर पर मंडली मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की थी।
इसके प्रमुख कार्य दिए गए हैं। चलिए इसके प्रमुख कार्यों को हम एक एक करके देखते हैं, कौन कौन से इसके कार्य दिए गए हैं उसको देखते हैं। पहला इसमें है, यह मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा किए जा रहे कार्यों की मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करता है। किस स्तर पर? मंडल स्तर पर क्या कह रहे हैं, जो भी चीजें मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश द्वारा जो दी जा रही हैं उसके द्वारा क्या करता है, मंडलीय स्तर पर क्या करता है, वो सेवा प्रदान करता है। आगे इसी में देखते हैं, अगला इसी में है कि छात्रों को व्यवसाय चुनने में परामर्श देता है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी परामर्श देता है। ये क्या करता है, जो छात्र होते हैं उनको व्यवसाय चुनने, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको परामर्श इत्यादि देने के लिए क्या करता है, वो सब परामर्श देता है। छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं निवारण हेतु परामर्श देता है। आगे जिला चिकित्सालय संपूर्ण प्रदेश भर जिला चिकित्सालयों में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति होती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विकलांगों के लिए विकलांगता आदि का परीक्षण करके सेवाओं में आरक्षण का लाभ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, यह विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समुचित उपकरण जैसे चश्मा आदि प्रदान करने की संतुष्टि करती है एवं उन्हें तथा अन्य जनों को भी क्या करती है, व्यवसायिक परामर्श ये देती है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हमारा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर बालकों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में मनोविज्ञान विभाग होते हैं जो छात्रों और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक परामर्श देने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, यद्यपि इस संस्थान का मुख्य कार्य तो अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है, लेकिन यहाँ उन्हें शिक्षण हेतु मनोवैज्ञानिक विधियों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके द्वारा क्या क्या होता है कि परामर्श देने के हेतु इसमें भी क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं उसका भी उपयोग करके उनको भी चीजें बताई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तत्व। हमारा उसी में पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तत्व क्या होता है, निर्देशन कार्यकर्ता के समूहों में यदि हम ध्यान से देखें तो ज्ञात होता है कि विद्यालय के सामाजिक कार्यकर्ता का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्यालय का सामाजिक कार्यकर्ता बालक के परिवार एवं विद्यालय के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक क्या करता है, समस्याओं के लिए उनका पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण, साथीगण एवं मित्रगण आदि सभी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। एक समाज का निर्माण करने में ये सब चीजें क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उनका वातावरण, साथीगण, मित्रगण इत्यादि, उनका जो पारिवारिक माहौल होता है, जो सामाजिक माहौल होता है, वो क्या करता है, उत्तरदायी इसमें होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है बालकों के निर्देशन एवं परामर्श का कार्य एकमात्र विद्यालय के द्वारा ही नहीं संभव है, बल्कि अन्य बहुत से अभिकरण इसमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे चिकित्सक, मनोचिकित्सक एवं बालक से संबंधित अन्य लोग भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब चीजें क्या हुई, इसमें दी गई है। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है, आगे समुदाय एवं विद्यालय की सहयोग समितियां, मतलब समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां कौन कौन सी होती है, इसको भी देखते हैं। तो शिक्षा संस्थाएं केवल ज्ञान प्रदान करने का कार्य ही नहीं करती, बल्कि वहां वे क्या करती हैं, शिक्षार्थी को जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं, उन्हें सम विषम परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने आदि का भी क्या करती हैं, वो ज्ञान प्रदान करती हैं। आगे देखते हैं, विद्यालय में निर्देशक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में क्या होती है साथियों, एक निर्देशक की भूमिका बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में छात्र जिन कठिनाइयों एवं समस्याओं का अनुभव करता है एवं उसकी शैक्षिक प्रगति में जो आंतरिक एवं बाह्य बाधाएं आती हैं, उनके समुचित निराकरण के लिए विद्यालय में परामर्श सेवा विधान अवश्य होना चाहिए। सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के 3 प्रारूप माने जाते हैं। कितने प्रारूप माने जाते हैं, 3 प्रारूप इसके माने जाते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है रेखा संगठन, एक प्रारूप है रेखा संगठन, दूसरा है कर्मचारी संगठन और तीसरा है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। ये क्या होते हैं, विद्यालय प्रारूप के 3 क्या होते हैं, संगठन माने जाते हैं। ये एक करके हम लोगों ने देखा, रेखा, इसके बाद कर्मचारी, फिर रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन, ये सब चीजें इसमें होती हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया अगला सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन क्या होता है, इसमें देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो रही है। आगे दिया है, यहाँ पर्याप्त समय से शिक्षा जो होती है स्थानीय निकायों के अधीन रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा
व्यवस्था पर जिला परिषदों का नियंत्रण सन 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद प्राथमिक विद्यालयों के इनके अधीन रखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संविधान के 73वें संशोधन की आगे दिया है मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए 1 जुलाई 1999 को ग्राम पंचायत को प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्य स्थानांतरित करने का क्या किया गया, इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया है। आगे है पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति को प्रभावी बनाया गया है। इसके माध्यम से सामुदायिक सहभागिता, सहयोग तथा समन्वय पर क्या किया गया है, बल प्रदान किया गया है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इसके अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, अगला हमारा है प्रारंभिक शिक्षा में पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की भूमिका। प्रारंभिक शिक्षा में पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की क्या क्या भूमिका होती है, हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रबंध के संदर्भ में आम जनता को सम्मिलित करने को पहले से महत्ता दी गई। इसमें गैर सरकारी संगठन का सहयोग एवं स्वैच्छिक प्रयास भी क्या होता है, इसमें सम्मिलित है। लोगों की भागीदारी का अर्थ है सभी स्तरों पर शैक्षिक प्रक्रियाओं के साथ साथ क्या होता है, इसमें गैर सरकारी संगठन तथा स्वैच्छिक संगठन से भी अधिक माता पिता, विकासात्मक एजेंसियां, नियोक्ताओं, व्यावसायिक रूप से सक्षम शिक्षकों तथा वित्त व्यवस्था करने वाले निकायों के प्रतिनिधियों को क्या करता है, ये सम्मिलित करना होता है। इसके अंतर्गत ये सब चीजें क्या होती है, शामिल होती हैं। प्रारंभिक शिक्षा में पंचायतों तथा स्थानीय निकायों की जो भूमिका होती है, इसके अंतर्गत वही दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है जिला शिक्षा बोर्डों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, इसके अंतर्गत होती है। फिर क्या होता है, प्रबंध का विकेंद्रीकरण इसके अंतर्गत शामिल होता है। फिर स्वायत्तता की व्यवस्था होती है। इसके बाद संस्थाओं, पद्धतियों तथा शिक्षकों का दायित्व निश्चित करना होता है। फिर हमारा दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य योजना 1992, जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जो आया था, क्या योजना तथा प्रबंध के विकेंद्रीकरण, इस प्रक्रिया में जन सहभागिता के महत्व पर क्या करता है, बल प्रदान किया गया है। आगे दिया है विकेंद्रीकरण का अभिप्राय है जिला उप जिला तथा क्या होता है पंचायत स्तर पर निर्णय लेने में लोगों को चुने हुए प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक इसमें क्या होती है, सहभागिता को शामिल किया जाता है। ये सब चीजें क्या होती है, इसके अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है पंचायती राज संबंधी 1991 के संविधान संशोधन में विधेयक में जिला, उप जिला और पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक विधि से चुने गए निकाय स्थापित करने की परिकल्पना क्या होती है, इसके अंतर्गत दी गई। किस संविधान संशोधन 1991वां संविधान जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत। आगे दिया है संविधान की 11वीं अनुसूची में अन्य बातों के साथ साथ पंचायती राज निकायों का अधोलिखित दायित्व सौंपने का भी इसके अंतर्गत क्या हुआ है, प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे है जिला स्तर की निकाय। इस विधान के अंतर्गत एक ऐसा जिला स्तर का निकाय गठित किया जाए जो अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा सहित सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्या हो, इसके जिम्मेदार हो। जो इस निकाय में क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। जैसे पहला हमारा दिया है शिक्षाविद, फिर महिलाओं के लिए, युवकों के लिए जो प्रतिनिधि होती है, अभिभावकों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जातियां जनजातियों के बीच जो प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक, जिले की उपयुक्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, ये सब चीजें क्या होती है, इसके अंतर्गत जिला स्तर जो समिति इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, आगे अगला हमारा है प्रारंभिक शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका। प्रारंभिक शिक्षा में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1986 के अनुसार राज्य सरकारें मानव संसाधन विकास से संबंधित सभी क्रियाकलापों के समेकित कार्य का एक ढांचा तैयार करने के संबंध में विचार करेंगे। यह समेकन क्या होगा, राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के माध्यम से किया जाए। किसके माध्यम से किया गया, तो राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकारें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रूपरेखा के अनुसार इस बोर्ड की क्या करेंगी, स्थापना करेंगी। आगे इसमें सुविख्यात शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों के अलावा संस्थागत तथा संगठनात्मक प्रतिनिधि होंगे। इसमें समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को भी इसमें प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। ये सब चीजें इसमें क्या होती है, किया जाएगा, इनको शामिल भी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा है ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति से क्या अभिप्राय देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत
किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए, किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए पंचायतें बनाई जाएंगी। इस पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत का क्या होगा, एक ग्राम शिक्षा समिति गठित कर सकती है, जो ग्राम स्तर पर क्या होगी, शिक्षा के क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रशासन के लिए क्या होगी, वो जिम्मेदार होगी। आगे कार्य योजना 1992 के अनुसार राज्य सरकार ग्राम शिक्षा समिति को क्या करती है, निम्नलिखित कार्य सौंपने पर विचार करती है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत क्या होती है, ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं, कौन कौन से विचार करती है। आगे दिया इसी में ग्राम समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना तथा उसे पोषित करना, जिसके साथ यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें सभी वर्गों के लोगों क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। आगे दिया है स्कूलों और केंद्रों के कारागार तथा नियमित कार्यों का निरीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए शिक्षक अनुदेशन तथा समुदाय की क्या होती है, सहभागिता को इसमें इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, ये सब चीजें दी गई हैं। आगे देखते हैं, आगे इसी में प्रारंभिक शिक्षा और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी कार्य योजना 1986 के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा, जो अनौपचारिक शिक्षा है, शिशु देखभाल, प्रौढ़ शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे निचले स्तर पर शिक्षा के कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता तथा सहयोग क्या होते हैं, इसमें अपेक्षित होते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या कहा गया, आगे देखते हैं, स्वैच्छिक संगठनों तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग भी व्यापक रूप से इसमें अपेक्षित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं। आगे दिया 1992 से 93 तक 25 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा 9485 से अधिक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे दिया है गैर सरकारी संगठन प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसमें क्या होते हैं, 1990 से 93 तक कितने विद्यालय, 25 राज्यों में कितने विद्यालय चलाए जा रहे हैं, तो 9485 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे दिया है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व, इसको भी देखते हैं। तो शिक्षा के उपक्रम का उद्देश्य बच्चों के अधिगम को बताना, मतलब सिखाने की इस प्रक्रिया को शिक्षण, अनुदेशन, निर्देशन, परामर्श आदि क्रियाकलापों से पूरा किया जाता है। आगे बालकों को पर्याप्त व शीघ्र अधिगम करने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला अनुदेशन, निर्देशन व परामर्श क्या होता है, ये कहलाता है। बढ़ते आगे देखते हैं, आगे निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या दिया गया है। तो शैक्षिक अधिगम के महत्व को बताते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपना मत अग्र प्रकट, मतलब अपना मत उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया है। जिसमें पहला है ब्रेबर के अनुसार इन्होंने निर्देशन एवं परामर्श के महत्व में क्या बातें कही, देखते हैं। शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रयत्न है जिनके द्वारा व्यक्ति बौद्धिक विकास में क्या होता है, सहायता प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी चीज जो शिक्षण या प्रशिक्षण सीखने के साथ की जाती है, शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत ये आती है। तो शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती। दूसरी है रूथ स्टेक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, तो व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी कार्यक्रम को चुनने तथा उसमें प्रगति करने में, जो उसमें प्रगतियां होती हैं उसमें करने में क्या होती है, सहायता देती है। ये किसने कहा है, तो रूथ स्टेन ने ये बातें कही हैं। आगे देखते हैं, अगला हमारा बाल अधिगम में परामर्श निर्देशन क्षेत्र तथा उसकी आवश्यकता। बाल अधिगम में परामर्श निर्देशन जो उसका क्षेत्र होता है उसकी आवश्यकता को हम लोग देखते हैं कि बाल अधिगम में उसके क्षेत्र क्या क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसको भी देखते हैं। तो बालक बालिकाओं को उचित मार्गदर्शन परामर्श करना ही महत्वपूर्ण उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है कि बालक बालिकाओं क्या होता है, उचित मार्गदर्शन प्रदान करना, परामर्श प्रदान करना, निर्देश देना इत्यादि का होती महत्वपूर्ण आवश्यकता के अंतर्गत आती है। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अधिगम है तो पाठ्य विषयों का चयन में, जिससे दिया है भावी शिक्षा कार्यक्रम के चयन में, फिर दिया है विद्यालय में समयोजना के करने के हेतु, ये सब चीजें क्या होती है इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। आगे देखते हैं अधिगम, अगला हमारा अधिगम प्रक्रिया में वांछित प्रगति करने हेतु। नेक्स्ट हमारा रोजगार के अवसर हेतु, शिक्षण करने के हेतु, फिर अपव्यय व अवरोधन को रोकने के लिए भी ये क्या आवश्यकता एवं इसका क्षेत्र जरूरी होता है। अधिगम में निर्मित सीखने के पठार को न बनने देने तथा यदि बन गया है तो उसे समाप्त करने हेतु परामर्श तथा निर्देशन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बाल अधिगम में परामर्श के पात्र। बाल अधिगम में परामर्श के पात्र कौन कौन से होते हैं, तो बाल अधिगम में कई तत्व काम करते हैं। बालक स्वयं, शिक्षक, पाठ्यक्रम, वातावरण व अभिभावक या पारिवारिक स्थिति। बाल अधिगम को श्रेष्ठ अस्थायी बनाने रखने के लिए इसमें निम्नलिखित को भी परामर्श दिया जाता है। जैसे किसको इसको परामर्श दिया जाता है, तो शिक्षक को, अभिभावक को और बच्चों को।
शिक्षक को, अभिभावक को और बच्चों को इसमें क्या होता है, दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है। फिर बाल अधिगम को अस्थायी बनाने हेतु उपयुक्त लोगों को भी परामर्श दिया जाता है ताकि वे बाल अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। आगे निर्देशन व परामर्श बाल अधिगम को अस्थायी सुगम बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या देखा कि परामर्श में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जो एजेंसियां, जो विभाग होते हैं, जितने भी थे उसमें हम लोगों ने एक एक करके सबको देख लिया। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।